इस पूरे यूनिवर्स के सामने हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हमारे चारों तरफ पृथ्वी की तरह के करीब 5000 ग्रह हैं और अगर हमारे सौरमंडल की बात करें तो इसमें 8 ग्रह हैं। लेकिन इन 8 ग्रहों में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन की उत्पत्ति क्यों हुई? आखिर ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी घटना घटित हुई जिसके चलते पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर केवल चट्टानी, जहरीली गैसें और लावा ही मौजूद था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी थी तो उसके बाद अंतरिक्ष में बचे पत्थरों और उल्कापिंडों का धरती पर हमला होने लगा था। लगभग 20 मिलियन सालों तक यह उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे, जिसके कारण धरती पर पानी इकट्ठा होने लगा। दरअसल यह उल्का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्वों को ग्रहण करते हैं, जिससे धीरे धीरे धरती पर पानी आना शुरू हुआ। पानी आने से धरती की सतह ठंडी होकर सख्त होती चली गई। इसी के साथ धरती के वातावरण में भी बदलाव होने लगा और सतह का टेम्परेचर भी 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक आ पहुंचा और धीरे धीरे पृथ्वी बर्फ का गोला बन गई। पृथ्वी के एक लंबे समय तक बर्फ का गोला बने रहने की वजह से सूर्य की पराबैंगनी किरणों का प्रभाव सीधे पृथ्वी पर पड़ा। सूर्य की किरणों से पृथ्वी पर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू हुई और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण होने लगा। इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और वातावरण में ओजोन की एक परत बनने लगी, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकने का कार्य करने लगी। धीरे धीरे गैस की यह परत मोटी होती चली गई, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिसके बाद ऑक्सीजन धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में फैलने लगी और पेड़ पौधों के अस्तित्व ने जन्म लिया। फिर समय बीतने के साथ इन पौधों पर जीवित बैक्टीरिया भी पनपने लगे। यह बैक्टीरिया सनलाइट से अपना खाना बनाने लगे थे। कई शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि 4 अरब साल पहले पृथ्वी के वातावरण में आकाशीय बिजली चमकी होगी, जिससे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक रासायनिक प्रक्रिया हुई होगी। इसके बाद नाइट्रिक एसिड बना होगा और ये एसिड बारिश से घुलकर पृथ्वी पर गिर गया होगा और मिट्टी के साथ क्रिया करके नाइट्रेट बना लिया होगा। इसी नाइट्रेट से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, क्योंकि पेड़ पौधे अपना विकास करने के लिए इसी एसिड का उपयोग करते हैं। ये तो बात हुई कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत क्यों हुई, आखिर ऐसा क्या रीज़न था। अगर बात जीवन की शुरुआत की करें तो हो सकता है कि पृथ्वी से पहले भी किसी और ग्रह पर जीवन पनप चुका हो, लेकिन अभी तक इसकी खोज नहीं हो पाई है। आपको पता होगा कि किसी भी ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति होने के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे सांस लेने और जीने के लिए ऑक्सीजन के साथ खाना, पानी आदि नॉर्मल सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे उन्हें ये ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। जीवन की शुरुआत करने के लिए ग्रह का टेम्परेचर बहुत ही मायने रखता है। अगर किसी भी ग्रह पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है तो उस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति होना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ पानी भी ग्रह के निवास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। पानी की आवश्यकता सिर्फ जानवरों को ही नहीं बल्कि पौधों को भी होती है। अब अगर ये सभी चीज़ें जो जीवित प्राणियों को जीवित रहने में मदद करती हैं, अगर किसी ग्रह पर मौजूद हैं तो वहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। कई अरब सालों तक चली रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये सभी चीज़ें जिस ग्रह पर मिली तो वो थी हमारी पृथ्वी, और इसीलिए हमारी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हो पाई। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जीव या जानवरों की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई और किस प्राणी ने पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समय तक हुकूमत करी। वैज्ञानिकों के अनुसार अरबों साल पहले पृथ्वी पर अंतरिक्ष से आए एक धूमकेतु और उल्कापिंड के भीषण टकराव से एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसके बाद कई करोड़ों साल तक चले पृथ्वी के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट से यह धरती जीवन की उत्पत्ति करने के लिए उपयोगी बन सकी, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के रूप में पनप गया। लेकिन इसके कई करोड़ों साल बाद अचानक से एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी से टकरा गया और पृथ्वी पर बहुत भयंकर तबाही हुई। पृथ्वी के जिस हिस्से से धूमकेतु टकराया था वो जगह आज दक्षिण पूर्व मैक्सिको में युकातान प्रायद्वीप के नाम से जानी जाती है। और जब ये धूमकेतु इस प्रायद्वीप से टकराया था तब इस क्षेत्र में बहुत घने हरे भरे जंगल थे, जिसमें टायरानोसोरस या टीरेक्स जैसे डायनासोर और नन्हे स्तनपाइयों से लेकर 8 किलोग्राम वजन तक के स्तनपाई जीव वहाँ खूब मजे में रहा करते थे। यह टक्कर इतनी भीषण और संहारक थी कि इसके प्रभाव से पूरी पृथ्वी पर बेहद गर्म तरंगें पैदा हो गई। काले धुएं, धूल, काली राख और छोटी मोटी चट्टानों की घनीभूत चादर से पृथ्वी की संपूर्ण सतह और इसका सारा वातावरण ढक गया। सारा आकाश ढक गया। सूरज की रोशनी सालों साल तक इस धरती पर आनी बंद हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि इस धरती की समस्त हरियाली, इस पर मौजूद पेड़ पौधे सूरज की रोशनी के बिना मर गए। पेड़ पौधों पर पलने वाले शाकाहारी भोजन करने वाले सभी जीव भूख से तड़प तड़प कर मर गए। दैत्याकार छिपकली के आकार के डायनासोर प्रजाति के लगभग 1000 प्रजातियों की 3/4 आबादी नष्ट हो गई।
धूमकेतु गिरने के समय तक इस धरती पर सिर्फ डायनासोर का ही दबदबा था। इस महाविनाश के बहुत बाद में धीरे धीरे इस धरती से डायनासोर विलुप्त होने लगे, जिसकी वजह से बिल में दुबके छोटे छोटे स्तनपायी जीव अपने बिलों से बाहर निकलने लगे और इसी दौरान इनके विकास में बहुत तेजी से ग्रोथ होने लगी थी। भूवैज्ञानिकों को उत्तरी अमेरिकी प्रायद्वीप के झरने के पास 16 तरह के जानवरों और 600 से ज़्यादा प्रजाति के पौधों के जीवाश्म मिले हैं। इस प्रायद्वीप के पास मिले प्राचीन जीवों के इन बहुत बढ़िया जीवाश्म सबूतों और रिकॉर्डों से यह बात समझाई जा सकती है कि 6.5 करोड़ साल पहले धूमकेतु के टकराने के बाद इस धरती पर जीवन दोबारा कैसे पनपा। इसके लगभग 3 लाख साल बाद पृथ्वी पर अखरोट जैसे पेड़ों में विविधता आने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 7 लाख साल बाद इस धरती पर मटर और बीन्स जैसे प्रोटीन युक्त पौधों का विकास तेजी से होने लगा था। इन्हीं प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थों ने जीवों को अपनी ग्रोथ करने में उनकी हेल्प की। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में इस धरती पर मौजूद बड़े से बड़ा स्तनधारी जीव, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, उन्हीं छोटे छोटे स्तनधारी जीवों से विकसित हुए हैं, जो डायनासोर के महाविनाश के समय अपने बिलों में दुबके हुए थे। इन जीवों में गैंडा, हिप्पो, हाथी और सबसे बड़े समुद्री स्तनपायी व्हेल और सबसे बड़े बुद्धिजीवी मनुष्य भी शामिल हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के बाद धीरे धीरे उनका विकास शुरू हुआ। आपको क्या लगता है, ये वैज्ञानिक बातें कितनी हद तक सही हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।